हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो 2000 की सीरीज चल रही है आपके टीजीटी के लिए 2000 की सीरीज चल रही है। उसमें से हमने लगभग आई थिंक 600 नहीं 710 क्वेश्चन कर लिया था। 710 फैक्ट हो गए हैं उसमें से, ठीक है। इसके आई थिंक ये 7वीं या 8वीं वीडियो होगी जो 2000 सीरीज चल रही है उसकी। तो आज हम देखने वाले हैं 711 से फैक्ट, और 710 हमने फैक्ट कवर कर लिया था। आज 711 से फैक्ट देखेंगे। ये टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीजीटी की ये सीरीज चलाई गई है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट, आज की क्लास का जो फर्स्ट फैक्ट है, इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग बिलोंगिंग टू द क्लाउन लॉन्से। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में जो क्लाउन है जिसका नाम लॉन्से है, ये क्लाउन है, ठीक है। ये जेस्टर का काम कर रहा है। इसके डॉग का क्या नाम है, ठीक है, इसके डॉग का क्या नाम है ये बताना है। तो लॉन्से जो है ना, इस प्ले का मजाकिया कैरेक्टर है और क्रैब इसके डॉग का नाम है। क्या नाम है? क्रैब नाम है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्रैब नाम है। और लॉन्से जो होता है ना, ये अक्सर अपने डॉग के बुरे व्यवहार के बारे में शिकायत करता रहता है, जिससे कॉमिक इफेक्ट पैदा होता है। हु इज़ द बास्टर्ड सन ऑफ द ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर हु स्कीम्स अगेंस्ट हिज ब्रदर एडगर किंग लियर। तो बेटे का नाम क्या है, यानी कि किंग लियर में ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर का जो इलिजिटिमेट बेटा है, यानी कि नाजायज़ बेटे का नाम क्या है, जो अपने सगे भाई एडगर के खिलाफ साजिश रचता है। तो एडमंड है, ये सभी को पता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु इज़ बेक्ड इनटू अ पाई एंड सर्व्ड इनटू हिज मदर इन टाइटस एंडोनिकस। तो टाइटस एंडोनिकस में उन कैरेक्टर्स का क्या नाम है जिन्हें एक पाई में बेक करके उनकी माँ को परोसा जाता है। किसको मार के उनकी माँ के सामने परोसा जाता है, सर्व किया जाता है। तो ये शेक्सपियर का सबसे वायलेंट प्लेज में से एक है, टाइटस एंडोनिकस। इसमें टाइटस एंडोनिकस बदला लेने के लिए रानी टमोरा के दोनों बेटे, जिसका नाम रहता है चिरोन और एक का नाम रहता है डेमेट्रियस, दोनों को क्या कर देता है, दोनों को मार देता है और इनके मांस की पाई बनाकर एक दावत में इसकी माँ को ही खिला देता है। कुछ इस तरह का प्ले है ये। नेक्स्ट पे आएंगे। ये दोनों बेटे रहते हैं किसके? रानी टमोरा के, क्वीन जो गोथ की रानी रहती है, ठीक है। इन हेनरी फोर्थ पार्ट 2 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंशियंट जस्टिस ऑफ द पीस एंड ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ फाल्स्टाफ। तो हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में उस एंशियंट जस्टिस, ठीक है, यानी कि उस बूढ़े जस्टिस ऑफ पीस के न्यायाधीश का क्या नाम है, जो फाल्स्टाफ का पुराना परिचित होता है, ठीक है। उस एंशियंट जस्टिस का नाम क्या रहता है, यानी कि उस ओल्ड मैन जस्टिस का नाम क्या रहता है जो फाल्स्टाफ का पुराना एक्विटेंस होता है। तो उसका नाम रहता है जस्टिस सैलो। जस्टिस सैलो जो है ना, ये एक ओल्ड और देहाती जज है, ठीक है, जो अपने यूथ के दिनों को याद करता है जब वो फाल्स्टाफ के साथ मौज मस्ती किया करता था। तो ये एक कॉमिक कैरेक्टर भी है, ठीक है। Which play is a collaboration between Shakespeare and John Fletcher, first published in the first folio। तो कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के कोलैब में लिखा गया था और ये फर्स्ट फोलियो में पहली बार पब्लिश भी हुआ था? तो हेनरी एट। हेनरी एट को कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखा है, इसको जॉन फ्लेचर के कोलैब में लिखा गया है और ये शेक्सपियर का अनफिनिश्ड प्ले भी है, ठीक है। ये शेक्सपियर का क्या है? अनफिनिश्ड प्ले है, ओके। अनफिनिश्ड हिस्टोरिकल प्ले है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये अनफिनिश्ड हिस्टोरिकल प्ले है और ये अनफिनिश्ड क्यों रहता है? क्योंकि 1613 में जब ये प्ले को ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया जाता है, उस समय ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है, तो इस वजह से ये प्ले अधूरा रह जाता है। ग्लोब थिएटर में 1613 को आग लग जाती है, 1614 में फिर से इसको रिबिल्ड किया जाता है ग्लोब थिएटर में, तो इस वजह से ये अनफिनिश्ड रह जाता है। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाट आर द 3 मटेरियल्स ऑफ पोर्शिया कास्केट। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया की 3 कास्केट का मटेरियल क्या होता है? तो एक गोल्ड का बना होता है, एक सिल्वर का बना होता है और एक लेड का बना होता है। तो पोर्शिया से शादी करने के लिए उसके जो फादर है ना, उसके फादर की कंडीशन के अनुसार कि जो दावेदार होगा वो इन 3 कास्केट में से सही कास्केट चुनना होगा जिसमें पोर्शिया की पिक्चर है। तो सही चुनाव करने और जो सही सेलेक्ट करेगा उसकी शादी पोर्शिया से की जाएगी। व्हाट नेम डज इमोजन अडॉप्ट इन हर मेल डिस्गाइज इन सिम्बलिन। तो सिम्बलिन में जो इमोजन है, जो हीरोइन है सिम्बलिन की, इमोजन जब ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है तो कौन सा नाम रखती है?
जब ये डिस्गाइज कर लेती है, तो जब इमोजन को लगता है कि इसके पति पास्थुमस, ठीक है, इसके पति रहता है पास्थुमस, इसके पति ने उसे मारने का आदेश दिया है, तो वो अपनी जान बचाने और अपनी पहचान छिपाने के लिए एक लड़के का भेष धारण करती है और अपना नाम फिडल रखती है। क्या रखती है? फिडल रखती है, इसका लैटिन में मीनिंग क्या होता है? वफादार, फेथफुल। ठीक है, क्या होता है? फेथफुल। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज द फ्रेंच फिजिशियन इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हुज डॉटर हेलेना इज द हीरोइन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में उस फ्रेंच फिजिशियन का क्या नाम है जिसकी बेटी हेलेना प्ले की हीरोइन है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में उस फ्रेंच फिजिशियन का नाम क्या है जिसकी बेटी रहती है हेलेना, जो इस प्ले की हीरोइन है? तो जेरार्ड डी नॉर्बोन, ये नाम याद रखना है। जेरार्ड डी नॉर्बोन एक फेमस डॉक्टर है। इनकी डेथ के बाद इनकी बेटी हेलेना इनके एक सीक्रेट नुस्खे का यूज़ करके फ्रांस के राजा की एक लाइलाज बीमारी को ठीक कर देती है। ठीक है, तो ये जेरार्ड डी नॉर्बन यानी कि हेलेना के फादर का नाम रहता है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच कैरेक्टर सेज द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लायर्स। ये कौन कहता है? कौन सा कैरेक्टर ये कहता है कि पहला काम जो हम करते हैं, चलो सभी वकीलों को मार देते हैं? ये हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की लाइन है और ये लाइनें कहता कौन है? डिक बूचर बोलता है, जो जैक किड के अगेंस्ट का एक फॉलोवर है। वे कानून और व्यवस्था को खत्म करके अराजकता फैलाना चाहता है, इसलिए वो ये बात कहता है। तो डिक द बूचर कहता है। और ये लाइनें भी हेनरी 6 पार्ट 2 में आती है, हेनरी 4 पार्ट 2 में नहीं, हेनरी 6 पार्ट 2 में आती है। ठीक है, What is the name of the Scottish Thane told his sons will be kings in Macbeth? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैकबेथ में उस स्कॉटिश थाने मतलब क्या होता है? सामंत, है ना। उस स्कॉटिश थाने का क्या नाम है जिसे बताया जाता है कि उसके बेटे राजा बनेंगे? किसको बताया जाता है कि तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे जो वंश होंगे, तुम्हारे बेटे होंगे, वो राजा बनेंगे। तो 3 विचेस, मैकबेथ में 3 विचेस राजा बनने की, मतलब मैकबेथ में जो 3 विचेस हैं वो मैकबेथ को राजा बनने की और बैंकों को राजाओं के पिता बनने की प्रोफेसीज करती है ना। और इसी प्रोफेसी के कारण मैकबेथ बैंकों से जलने लगता है और उसे अपने रास्ते का कांटा समझने लगता है। तो बैंकों इज करेक्ट, ये ध्यान रखना है। इन द टेम्पेस्ट हु इज़ द ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर हु एडेड प्रॉस्पेरो एस्केप फ्रॉम मिलान। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि टेम्पेस्ट में वो ईमानदार बूढ़ा, वो ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर कौन है जिसने प्रॉस्पेरो को मिलान से भगाने में मदद की थी? तो जब प्रॉस्पेरो के भाई एंटोनियो ने उसे धोखा देकर राजगद्दी से उसे हटा दिया था और उसे और उसकी बेटी मिरांडा को एक नाव में मरने के लिए छोड़ दिया, तब गुंजेलो ही नाम का वो कैरेक्टर था, याद रखना इसको। तब गुंजेलो ने ही चुपके से नाव में खाना पानी, प्रॉस्पेरो की जो जादुई किताबें रख कर उसकी जान बचाई थी। ये गुंजेलो ने ही किया था। ठीक है, तो ये ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर यही था। नेक्स्ट पे आएंगे, विच प्ले इज सेट इन द एंशियंट सिटी ऑफ यूफिसिस। तो कौन सा प्ले है जो एंशियंट सिटी यूफिसिस में सेटिंग है इसकी? तो याद रखना है ये प्ले ना पूरी तरह से यूफिसिस शहर में ही घटता है और ये 2 जुड़वा भाई और 2 जुड़वा नौकर की कहानी है जो जन्म के समय बिछड़ जाते हैं और जिसकी वजह से शहर में बहुत कन्फ्यूज़न और कॉमिक स्थिति पैदा होती है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स है। व्हाट इज़ द टाइटल? ऐसा सबसे शॉर्टेस्ट प्ले भी यही है। अगर पूछा जाए सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी कौन सी है, ठीक है, या प्ले भी पूछा जाए सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी या प्ले, तो यही है कॉमेडी ऑफ एरर्स। सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है? तो आपका हैमलेट है। या सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी पूछा जाए तब भी आपका हैमलेट है। सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी या सबसे शॉर्टेस्ट प्ले पूछा जाए तब कॉमेडी ऑफ एरर्स है। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी पूछा जाए तो मैकबेथ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शेक्सपियर लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट द रेप ऑफ रोमन एंड नोबल वुमेन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर की उस लॉन्ग नैरेटिव पोएम का टाइटल क्या है जो एक रोमन नोबल वुमेन के रेप के बारे में है। तो रेप ऑफ द लुक्रीज ये कब आया था? ये जो पोएम है ना, ये 1594 में आया था। ठीक है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम है शेक्सपियर के। एक आपका वीनस एंड एडोनिस है, वो 1593 में आया था। ये आपका 1594 में आया था। ठीक है, ये जो पोएम है ना, ये एक वर्चुअस रोमन महिला है जिसका नाम है लुक्रीज की कहानी बताती है इस पोएम में, जिसका सेक्टस टर्क्विनस द्वारा बलात्कार किया जाता है और इस अपमान के बाद वो सुसाइड कर लेती है, जिससे रोम में क्रांति आती है। ठीक है, हु इज़ द फियरी टेम्पर्ड वेल्स कैप्टन इन हेनरी 5th नोन फॉर हिज लीक्स। हेनरी 5th में उस गुस्सैल
वेल्स कैप्टन का क्या नाम है, जो अपनी लीक क्या होता है, लीक जो होता है ना एक प्रकार की हरी प्याज, ठीक है, लीक्स जो होता है ना एक प्रकार की हरी प्याज होती है। तो कौन है वो हेनरी फिफ्थ में, वो गुस्सेल वेल्स कैप्टन का नाम क्या है जो लीक के लिए जाना जाता है, यानी कि हरी प्याज के लिए जाना जाता है, तो उसका नाम है फ्लूलेन, ठीक है, फ्लूलेन, ये ध्यान रखना है। फ्लूलेन कौन है, ये फ्लूलेन ना राजा हेनरी की सेना में एक वफादार और बहादुर वेल्स कैप्टन है, और ये अपनी वेल्स विरासत पर बहुत ज़्यादा इसको घमंड है, और वेल्स के सिंबल के रूप में अपनी टोपी में अक्सर एक लीक पहनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये वेल्स कैप्टन है हेनरी फिफ्थ का। इन ओथेलो व्हाट ऑब्जेक्ट डज यागो यूज एज अ प्रूफ ऑफ डेस्डिमोनास इनफिडेलिटी। तो ओथेलो में बात करेंगे, ओथेलो में यागो डेस्डिमोना की इनफिडेलिटी के सबूत के तौर पर किस चीज़ का यूज़ करता है, मतलब सबूत के तौर पर वो ओथेलो को कौन सी चीज़ दिखाता है, तो हैंकरचीफ, रूमाल। यागो धोखे से डेस्डिमोना का जो खास रूमाल है उसको हासिल कर लेता है और इमिलिया से ही हासिल करवाता है, इमिलिया ही जाके दे देती है, जो ओथेलो ने उसे प्यार की निशानी के तौर पे दिया था। फिर वो उस रूमाल को क्या करता है, कैसियो के पास रखवा देता है, जिससे ओथेलो के मन में शक पैदा हो जाता है और डेस्डिमोना उसे धोखा दे रही है। विच प्ले फीचर्स द फ्यूडिंग मॉन्टेग एंड कैपुलेट। तो किस प्ले में झगड़ा करने वाले मॉन्टेगू और कैपुलेट परिवार हैं, किस प्ले में है, तो रोमियो एंड जूलियट में। ये फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है। फर्स्ट ट्रेजेडी अगर पूछा जाए तो टाइटस एंडरनिकस है, और फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी अगर पूछी जाए तो ये आपकी रोमियो एंड जूलियट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्ले की पूरी कहानी जो है ना वो वेरोना सिटी के इन दो दुश्मन परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। रोमियो कहाँ रहता है, वो मॉन्टेगू फैमिली से बिलोंग करता है जो रोमियो है, और जूलियट है वो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम हु इज़ द क्वीन ऑफ द अमेजॉन्स बेट्रॉथ टू थीसिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में अमेजॉन की जो रानी है, अमेजॉन की जो क्वीन है वो कौन है, जिसकी सगाई थीसियस से होती है, तो हिप्पोलिटा। शुरुआत में यही तो स्टार्ट होता है ना, थीसियस और हिप्पोलिटा की सगाई होती है, वहीं से तो ये कहानी शुरू होती है ना। तो हिप्पोलिटा, अमेजॉन की क्वीन का नाम क्या है, हिप्पोलिटा। प्ले की शुरुआत भी थीसियस कौन रहता है, ये थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस का राजा रहता है, और हिप्पोलिटा अमेजॉन की रानी होती है जिसे थीसियस ने युद्ध में जीता था, और इनकी शादी की तैयारियाँ, प्ले की शुरुआत इनकी शादी की तैयारियों से होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द फाइनल प्ले इन शेक्सपियर सेकेंड टेट्रालॉजी। जो शेक्सपियर के सेकेंड टेट्रालॉजी में फाइनल प्ले कौन सा है, मैंने भी कल ही पढ़ाया है, कल या परसों पढ़ाया है, हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड कराया है, और उसमें मैंने फर्स्ट टेट्रालॉजी सेकेंड टेट्रालॉजी सब बताया है, कौन फर्स्ट टेट्रालॉजी में कौन से प्ले आते हैं, सेकेंड टेट्रालॉजी में कौन सा प्ले आते हैं, बाकी अदर कौन से हिस्ट्री प्ले हैं, बहुत अच्छे से उसमें बताया, आप जाके जरूर चेक करो, भी कल या परसों पढ़ाया है अभी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फाइनल प्ले शेक्सपियर सेकेंड टेट्रालॉजी, तो फाइनल प्ले सेकेंड टेट्रालॉजी का फाइनल प्ले कौन सा है, हेनरी फिफ्थ है, तो ये ध्यान रखना है। शेक्सपियर की अगर हम बात करेंगे, शेक्सपियर की सेकेंड हिस्टोरिकल टेट्रालॉजी में 4 प्लेज हैं। अगर जो हम एकदम ऑर्डर वे में सीक्वेंस से बात करें तो सेकेंड टेट्रालॉजी में 4 प्ले हैं। पहला क्या है, रिचर्ड सेकेंड है, ठीक है, पहला क्या है, रिचर्ड सेकेंड है, ये पहला है, एकदम सीक्वेंस से बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। उसके बाद आपका आ जाता है हेनरी फोर्थ पार्ट 2, ओके, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद हेनरी 6 आ जाता है, नहीं हेनरी फिफ्थ आता है, लास्ट में हेनरी फिफ्थ आता है, हेनरी 6 तो दूसरे में है, हेनरी फिफ्थ आता है। तो लास्ट में यहाँ पे कोई फाइनल प्ले कौन सा है सेकेंड टेट्रालॉजी का, तो ये रहा, हेनरी फिफ्थ रहा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये सेकेंड टेट्रालॉजी की है, रिचर्ड सेकेंड है, और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 हेनरी फिफ्थ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द स्टीवर्ड टू ओलिविया हु बिलीव्स इन मिस्ट्रेस लव्स हिम 12th नाइट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर की 12th नाइट में ओलिविया का जो स्टीवर्ड है, यानी कि जो प्रबंधक रहता है, उसका नाम क्या है, जो ये मानता है कि उसकी मालकिन उससे प्रेम करती है, तो मॉलविलियो नाम है, और मैंने पढ़ाया भी इसको है। मॉलविलियो बहुत ही घमंडी होता है, खुद को बहुत बड़ा समझने वाला व्यक्ति होता है। उसे एक नकली, मतलब एक फॉल्स लेटर के जरिए ये विश्वास दिलाया जाता है कि ओलिविया उससे प्यार करती है, जिसके बाद वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हरकतें करने लग जाता है, मतलब रिडिकुलस हरकत करने लग जाता है, ठीक है।
कंट्रोवर्शियल नहीं, रिडिकुलस। इन किंग लियर विच लॉयल लॉर्ड इज बैनिश फॉर डिफेंडिंग कॉर्डेलिया एंड रिटर्न्स इन डिस्गाइज। तो किंग लियर में कौन सा वो लॉयल लॉर्ड है जो कॉर्डेलिया को डिफेंस भी करता है, जिसकी वजह से उस बेचारे को बैनिश कर दिया जाता है और वो फिर डिस्गाइज होकर वापस आता है। तो कौन रहता है? द अर्ल ऑफ केंट, ये इसका वफादार रहता है लियर का। और जब राजा लियर अपनी छोटी और सबसे सच्ची बेटी कॉर्डेलिया को राज से बैनिश करता है तो केंट इसका विरोध करता है। इस पर लियर गुस्से से केंट को भी बैनिश कर देता है। लेकिन जो केंट है वो लियर के प्रति काफ़ी फेथफुल रहता है और जब फिर ये दोबारा से डिस्गाइज होके आता है, लियर की मदद करने के लिए डिस्गाइज होके आता है। जब ये डिस्गाइज होता है ना तो अपना नाम केएस रखता है। तो ये ध्यान रखना है, नाम क्या रखता है? केएस रखता है। जब ये डिस्गाइज हो जाता है, केएस नाम से एक नौकर का बेस धरकर उसकी सेवा करने के लिए दोबारा आ जाता है। किसकी सेवा? लियर का। ठीक है। इन विंटर्स टेल अ स्टेचू ऑफ विच कैरेक्टर कम्स टू लाइफ इन द एंड। तो विंटर्स टेल की अगर हम बात करेंगे, विंटर्स टेल प्ले में लास्ट में किस कैरेक्टर की मूर्ति जीवित हो जाती है? तो ये मैंने पढ़ाया है विंटर्स टेल में, मतलब विंटर्स टेल को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है यूट्यूब पर। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है कि जो राजा ल्यूनोटस होता है ना, वो अपनी पत्नी रानी हरमियोने की बेवफाई पर झूठा आरोप लगाता है, क्योंकि हमेशा शक करता रहता है अपनी बीवी पर। तो फिर क्या होता है कि बेवफाई का झूठा आरोप लगाता है, जिसके सदमे से वो मर जाती है। और 16 साल बाद इस प्ले में ना 16 साल का लीप भी दिखाया गया है, यानी कि उसकी बेटी पर्डिटा बड़ी भी हो जाती है। पर्डिटा अपनी बेटी को मारने के लिए भेज देता है, बेटी बड़ी भी हो जाती है, तो 16 साल का लीप भी दिखाया है इस प्ले में। 16 साल बाद लियोनाटस को अपनी गलती का पछतावा होता है। उसे हरमियोनी की एक मूर्ति दिखाई जाती है, जो मिरेकली क्या होती है, वो जीवित होती है। असल में हरमियोनी मरी ही नहीं थी, बल्कि इतनी सालों से उसकी जो वो थी अटेंडेंट थी, कोई नौकर थी, वो छिपा के रखी थी। तो हरमियोनी इज करेक्ट। ठीक है। विच रोमन प्ले टेल्स ऑफ जनरल्स राइवलरी विद ऑफिडियस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा वो रोमन प्ले है एक जनरल की ऑफिडियस के साथ दुश्मनी की कहानी कहता है। मतलब कौन सा वो रोमन प्ले है जो एक जनरल की ऑफिडियस के साथ दुश्मनी की कहानी कहता है? तो वो कोरियोलेनस है। ठीक है, ये रोमन प्ले है कोरियोलेनस। जूलियस सीजर भी रोमन प्ले कौन कौन से हैं आपके? कोरियोलेनस है, जूलियस सीजर है, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा है, और टाइटस एंडोनिकस में भी रोमन के एलिमेंट मिलते हैं, बट है नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो प्ले है ना, ये प्ले ना एक जनरल का है, उसका नाम रहता है जनरल केएस मार्टियस कोरियोलेनस। पूरा नाम इसका यही है। ठीक है, केएस मार्टियस कोरियोलेनस। ठीक है, ये पूरा नाम है, इसके बारे में है। और ऑफिडियस कौन रहता है? ऑफिडियस इसका कट्टर दुश्मन और वेल्सेसियन सेना का कमांडर होता है। तो जो कोरियोलेनस है ना, कोरियोलेनस को रोम से निकाल दिए जाने के बाद वो बदला लेने के लिए अपने दुश्मन ऑफिडियस के साथ हाथ मिला लेता है। ठीक है, अब पहले तो ये दुश्मन रहता है, लेकिन बाद में जब कोरियोलेनस को भी रोम से निकाला जाता है तो बाद में बदला लेने के लिए ये ऑफिडियस से हाथ भी मिला लेता है। What is the name of the witty lady in waiting, the princess of France in Love's Labour Lost? तो Love's Labour Lost में फ्रांस की राजकुमारी की जो विटी है, यानी कि हाजिर जवाब लेडी इन वेटिंग का क्या नाम है? ठीक है, फ्रांस की राजकुमारी की बहुत ही विटी और लेडी इन वेटिंग का क्या नाम, यानी कि फ्रांस की राजकुमारी का दासी का क्या नाम है? सिंपल, रोजालिन नाम है। ठीक है, रोजालिन बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही बुद्धिमान महिला है जो राजकुमारी की सेवा में है। और ये कैरेक्टर के मतलब ये प्ले के मुख्य कैरेक्टर में से एक है। रोजालिन बेरोना के साथ मजाकिया और बौद्धिक बहस करती है बेरोन के साथ। हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले? तो प्ले के अंत में मैकबेथ को कौन मारता है? तो मैकडफ मारता है ना, सभी को पता है। मैकबेथ को चुड़ैलों ने ये वरदान मिला था कि उसे कोई भी औरत से जन्मा बच्चा नहीं मार सकता, मतलब औरत से जन्मा पर्सन नहीं मार सकता लेकिन मैकडफ मार देता है, क्योंकि ये औरत से जन्मा नहीं होता, सिजेरियन सेक्शन से पैदा होता है, इस वजह से। विच कॉमेडी फीचर्स आइडेंटिकल ट्विंस सेपरेटेड एट बर्थ? तो किस कॉमेडी प्ले में जन्म के समय बिछड़े हुए जुड़वा बच्चे हैं? किस प्ले में है? किस प्ले में दिखाया गया कि दो जुड़वा बच्चे जन्म के समय ही बिछड़ जाते हैं? तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में दिखाया गया है। ये प्ले जुड़वा मालिक यानी कि दोनों का नाम एंटीफोलस होता है और दोनों जुड़वा सर्वेंट का नाम भी ड्रोमियो की कहानी है। उनके एक ही शहर में होने से बहुत सारी गलतफहमियां और कॉमिक पैदा होती है। जहाँ पे जुड़वा होगा वहाँ पे आप जानते ही हो, मूवी भी बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो कितना कॉमिक होता है ना।
व्हाट इज द नेम ऑफ द पब्लिशिंग फ्रॉम माइकल मॉन्ट पार्टनर्स अ मॉडर्न कॉमेडी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है गोल्सवर्दी का क्वेश्चन है ये। अ मॉडर्न कॉमेडी में माइकल मॉन्ट जिस पब्लिकेशन यानी कि जिस पब्लिशिंग फर्म यानी कि जो पब्लिकेशन कंपनी थी उसमें भागीदार बनता है उसका नाम क्या है। मतलब जिस कंपनी जिस पब्लिशिंग फर्म में वो भागीदार पार्टिसिपेट करता था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम डैनबी एंड विंटर है, ये याद रखना है। माइकल मॉन्ट जो है ना ये फ्लियोर फोर्साइट का पति है। ठीक है, जो माइकल माउंट है ना, माइकल मॉन्ट ये किसका पति है, फ्लियोर फोर्साइट। फ्लियोर फोर्साइट कौन रहती है, वो सोम्स फोर्साइट की बेटी रहती है। फ्लियोर फोर्साइट का हस्बैंड रहता है ये। ठीक है, ये हस्बैंड है माइकल मॉन्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर क्या होता है, माइकल मॉन्ट जो फ्लियोर फोर्साइट का पति है वो पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद अपनी पब्लिकेशन कंपनी में भागीदारी बनकर अपना करियर बनाता है और ये गोल्सवर्दी के नॉवल का एक पार्ट है। इन द एल्डेस्ट सन व्हाट मॉरल डिलेमा ट्रबल्स द सिजायर फैमिली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल्डेस्ट सन में प्ले में जो चेशायर फैमिली है वो किस मॉरल डिलेमा से परेशान है। तो किस मॉरल डिलेमा, ये जो प्ले है ना ये क्लास डिस्टिंक्शन और सामाजिक सम्मान के मुद्दों को दिखाता है। एल्डेस्ट सन, ठीक है, अमीर परिवार इस डिलेमा में है कि क्या अपने बेटे को उस गरीब लड़की से शादी करने की इजाज़त दी जाए जिससे परिवार की प्रतिष्ठा यानी कि परिवार की जो रेपुटेशन है वो दांव पर लग जाएगी। ये इनकी प्रॉब्लम है क्योंकि इनका बेटा एक नौकरानी से प्यार करता है। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एंड ऑफ द चैप्टर ट्रायलॉजी। तो एंड ऑफ द चैप्टर का जो ट्रायलॉजी है इनकी गोल्सवर्दी की एंड ऑफ द चैप्टर, इसके सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो ये मैंने कितनी बार बताया है, डिन्नी चेरल है। डिन्नी चेरल फैमिली से स्टार्ट हो जाती है कहानी। एंड ऑफ द चैप्टर में डिन्नी चेरल नाम की फैमिली स्टार्ट हो जाती है कहानी। ठीक है, तो डिन्नी चेरल बहुत ही बुद्धिमान सहानुभूति एक महिला है जिसकी आंखों में हम 20वीं सेंचुरी के बदलते इंग्लैंड को देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोम्स फोर्साइट आर्ट गैलरी। तो सोम्स फोर्साइट की आर्ट गैलरी का क्या नाम है, तो न्यू कोलोनेड गैलरी, ये याद रखना है। सोम्स फोर्साइट का जो फोर्साइट सागा का मेन कैरेक्टर है इसको ना ये कला का बहुत बड़ा पारखी रहता है, कॉनोसर रहता है। ठीक है, और ये खुद मतलब ये अपनी खुद की आर्ट गैलरी चलाता है जो उसका कला प्रेमी को दिखाता है। इन द सिल्वर बॉक्स व्हाट 2 आइटम्स आर स्टोलन। सिल्वर बॉक्स में वो कौन सी चीज़ है जिसे चोरी मतलब जिसको चोरी कर ली जाती है वो कौन सी चीज़ है, तो अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स अ पर्स। तो सिल्वर सिगरेट बॉक्स कौन चुराता है, जोन्स चुराता है। पर्स कौन चुराता है, तो वो बार्थविक चुराता है। ठीक है, जैक बार्थविक। तो ये दोनों की चोरी होती है। ओके, तो ये प्ले जो है ना ये प्ले न्याय मतलब जस्टिस और लॉ के दोहरे मापदंडों को दिखाता है। एक अमीर आदमी का बेटा सिगरेट बॉक्स और पर्स चुराता है लेकिन इल्ज़ाम एक गरीब बेरोजगार आदमी पर लग जाता है। तो गोल्सवर्दी इस प्ले में दिखाते हैं कि कैसे कानून अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग होता है जबकि सेम दोनों ने गलती की है। चोरी का काम सेम किया, अमीर भी वही चोरी किया है, गरीब भी वही चोरी किया, लेकिन गरीब को सज़ा मिल गई, अमीर को छोड़ दिया गया है, ये दिखाया गया है। विच नॉवल आउटसाइड द फोर्साइट सागा टेल्स ऑफ अ डिस्टिट्यूट आर्टिस्ट एंड अ कन्विक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा नॉवल है फोर्साइट के बाहर, कौन सा नॉवल है जो एक गरीब कलाकार और एक कन्विक्ट की कहानी बताता है। फोर्साइट के बाहर की बात पूछा जा रहा है। आउटसाइड वो कौन सा नॉवल है जो एक आर्टिस्ट और कन्विक्ट की कहानी है जिसमें एक कलाकार एक अपराधी की कहानी है। तो दी आइलैंड फैरिसीज, ये ध्यान रखना है। ये गोल्सवर्दी के शुरुआती अर्ली नॉवेल्स में से एक है। ये नॉवल समाज के पाखंड इंग्लैंड के जो अपर मिडिल क्लास के लोगों पर उस पर एक सटायर है। ये आया था 1904 में। ठीक है, ये प्ले और ये जो प्ले आया था ये गोल्सवर्दी के रियल नेम से आया था, ये भी ध्यान रखना है। गोल्सवर्दी के रियल नेम से ये पब्लिश हुआ था ये प्ले। ठीक है, 1904 में इनके फादर की भी डेथ हो जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे व्हाट इवेंट मार्क्स द एंड ऑफ इन चांसरी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन चांसरी नॉवल का जो अंत है वो किस घटना से होता है। जो इन चांसरी नॉवल है ना ये फोर्साइट सागा का नॉवल है और इन चांसरी में जो एंडिंग होती है वो किस घटना से होती है। तो ये ध्यान रखना है, इन चांसरी जो है ना ये फोर्साइट सागा का दूसरा नावल है और इसकी एंडिंग ना जनवरी 1901 रानी विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया की डेथ के साथ होता है जो एक एज के अंत का सिंबल है और फोर्साइट परिवार की बदलती पीढ़ियों को भी दिखाता है। तो द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। व्हाट इज़ द इंटरल्यूड बिटवीन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इन चांसरी। तो फोर्साइट सागा में 2 इंटरल्यूड है और 3 नॉवल है। तो एक नॉवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी और एक नॉवल है द इन चांसरी। तो इनके बीच में कौन सा इंटरल्यूड आता है।
ठीक है, सीक्वेंस से है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर एक इंटरल्यूड है, उसके बाद फिर चांसरी है, फिर एक इंटरल्यूड है, फिर नॉवल है। तो इस तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी और इन चांसरी के बीच में कौन सा इंटरल्यूड आता है। तो इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट आता है, ये 1918 में आया था, और ये 1906 में आया था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि नॉवल था ये। उसके बाद फिर एक इंटरल्यूड आता है 1918 में, उसके बाद इन चांसरी आता है ये 1920 में। उसके बाद इसके बाद फिर एक इंटरल्यूड आता है अवेकनिंग, ठीक है। इसके बाद फिर से एक इंटरल्यूड आता है अवेकनिंग, ये भी 1920 में ही आता है। उसके बाद नॉवेल आता है टू लेट, ये 1921 में आता है। तो इस तरह याद रख सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट पे आएंगे इन लॉयल्टीज हु सेज आई डोंट बिलीव इन सर्कमस्टेंसेस आई बिलीव इन कैरेक्टर। तो लॉयल्टीज़ में कौन कैरेक्टर ये बात कहता है कि मैं परिस्थिति हूँ, मतलब मैं सिचुएशन में विश्वास नहीं करता, मैं कैरेक्टर में विश्वास करता हूँ। तो ये जो लाइन है ना, ये प्ले के जो सेंट्रल विषय को दिखाता है, जो अलग अलग प्रकार की वफादारी, जैसे कि क्लास हो गया, जाति हो गई, दोस्ती के टकराव के बारे में। तो यहाँ पे विंचर का मानना है कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर ही उसके एक्शन को निर्धारित करता, ना कि उसकी परिस्थितियाँ, उसकी सिचुएशन। तो चार्ल्स विंचर कहता है ये बात। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिल्यूर फोर्साइट हस्बैंड? मैंने अभी ऊपर बताया फिल्यूर फोर्साइट हस्बैंड का नाम क्या, मतलब फिल्यूर फोर्साइट के हस्बैंड का क्या नाम है, तो माइकल मॉन्ट है, ये ध्यान रखना है। फिल्यूर फोर्साइट किसकी बेटी रहती है, तो ये ध्यान रखना ये सोम्स की बेटी रहती है, सोम्स फोर्साइट की, डॉटर ऑफ सोम्स फोर्साइट, ठीक है, ये इनकी बेटी रहती है, ये ध्यान रखना है। और ये प्यार किससे करती है फिल्यूर फोर्साइट? ये जॉन फोर्साइट से प्यार करती है। भले ही शादी इसके साथ होती है माइकल मॉन्ट के साथ, बट प्यार किससे करती है? जॉन फोर्साइट से, ठीक है। फोर्साइट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बेटे से प्यार करती है, क्या नाम है, यंग जॉलियान के बेटे से प्यार करती है। खैर शादी इससे होती है माइकल मॉन्ट से, ये ध्यान रखना है। बाद में माइकल मॉन्ट से शादी कर लेती है। अंडर व्हाट स्यूडोनिम डिड गोल्सवर्दी फर्स्ट पब्लिश? तो गोल्सवर्दी ने शुरू में जितने भी अपने वर्क लेके आए हैं वो किस नाम से पब्लिश कराते थे? तो अपनी करियर की शुरुआत इन्होंने, जॉन गोल्सवर्दी ने अपनी करियर की शुरुआत जॉन सिंह जॉन के नाम से किया था। शुरुआत में इनके प्ले ना जॉन सिंह जॉन के नाम से आते थे, ये इनका फेक नेम था, रियल नेम नहीं था, इनके रियल नेम से नहीं आता था। और ये चीज़ें तब तक चली 1904 तक चली, ठीक है। 1904 में इन्होंने अपना ये नाम छोड़ दिया, अपने रियल नाम से पब्लिश कराने लगे। 1904 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, हो सकता है रीज़न वही था। व्हाट नेशनल इवेंट फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ स्वान सॉन्ग? मतलब यहाँ पे रीज़न हो सकता है यही था, क्योंकि 1904 में इन्होंने क्या किया, इस नाम को ड्रॉप कर दिया, अपने रियल नेम से अपने वर्क को पब्लिश कराने लगे। इट मीन्स 1900 में फादर की डेथ हो जाती है, तो फादर का भी डर रहा होगा। चलिए, व्हाट नेशनल इवेंट फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ स्वान सॉन्ग? तो स्वान सॉन्ग जो नॉवल है, इसकी बैकग्राउंड में कौन सी नेशनल इवेंट है? तो ये ध्यान रखना, 1926 की एक जनरल स्ट्राइक है। मतलब स्वान सॉन्ग ये मॉडर्न कॉमेडी, स्वान सॉन्ग ये नॉवल है, ये मॉडर्न कॉमेडी की लास्ट नॉवल है। मॉडर्न कॉमेडी जो सेकेंड ट्रायोलॉजी है गोल्सवर्दी की, उसका ये लास्ट नॉवल है। और इसकी कहानी ब्रिटेन के हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण घटना 1926 की आम हड़ताल के दौरान घटती है, जो नॉवल के कैरेक्टर के जीवन को भी दिखाती है। तो ये घटना थी। विच प्ले डील्स विद द जर्नलिस्ट मॉरल क्राइसिस? तो कौन सा प्ले है जो एक जर्नलिस्ट के मॉरल क्राइसिस के बारे में है? तो मॉब, ठीक है। ये जो प्ले है ना, एक राजनेता रहता है जिसका नाम रहता है स्टीफन मोर की कहानी है, जो अपनी इनर आवाज़, मतलब अपनी इनर वॉइस को सुनकर एक अलोकप्रिय युद्ध का विरोध करता है, और इसके कारण समाज इसे, परिवार और मॉब यानी कि गुस्साई भीड़ भी इसका विरोध करते हैं। व्हाट इज़ द जून फोर्साइट रिलेशनशिप विद फिलिप बॉशनी? जून फोर्साइट जो है, इसका रिलेशनशिप फिलिप बॉशनी के साथ था। मतलब जून फोर्साइट का फिलिप बॉशनी के साथ कैसा रिश्ता था? तो जून फोर्साइट के साथ ये दे वर इंगेज, ये दोनों इंगेज थे, शादी होने वाली थी, ठीक है। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की शुरुआत में जून की सगाई किससे होती है? इसी से होती है, फिलिप बॉशनी के साथ। ये कौन रहता है? एक आर्किटेक्ट रहता है, और जून आर्किटेक्ट रहता है। जून की शादी मतलब सगाई इसी से साथ हो जाती है।
लेकिन बॉशनी जो होता है ना, इसका मतलब फिलिप बॉशनी का जो चक्कर चलता, अफेयर चलता, वो किससे चलता है? वो जून की चाची रहती है जिसका नाम रहता है आयरीन, आंट रहती है, ठीक है, आयरीन। इसके साथ इसका चक्कर चलने लग जाता है, आयरीन का चक्कर इसके साथ चलता है फिलिप बॉशनी के साथ। और आयरीन किसकी पत्नी रहती है? सोम्स की, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। व्हाट सोशल कंट्रास्ट ड्राइव्स फ्रैटर्निटी? तो फ्रैटर्निटी नॉवल का कौन सा सोशल कंट्रास्ट ड्राइव होता है? तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे, अगर फ्रैटर्निटी की बात करेंगे, ये जो नॉवल है ना, ये दो अलग अलग सामाजिक क्लास के बीच की खाई को दिखाता है। एक तरफ है सुसंस्कृत यानी कि इंटेलेक्चुअल डायलिसन परिवार है, एक तरफ बहुत ही इंटेलेक्चुअल डायलिसन परिवार है, और दूसरी तरफ एक गरीब कलाकार की मॉडल और उसका संघर्ष परिवार है। तो नॉवल ये जो नॉवल है ना, इन दो डिलेमा के टकराव को दिखाता है, ठीक है। तो बिटवीन अपर मिडिल क्लास डेनिशन पुअर मॉडल फैमिली, इन दोनों फैमिली के बीच में दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, ठीक है। हु इज़ द अमेरिकन कजिन इनफैचुएटेड विद फ्लेयोर द वाइट मंकी? तो द वाइट मंकी नॉवल में जो फ्लेयोर है, ठीक है, फ्लेयोर पर मोहित अमेरिका चचेरा भाई का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे फ्रांसिस विलमॉट फ्लेयोर, फ्रांसिस विलमॉट, ये नाम याद रखना है। क्या होता है यहाँ पे? फ्रांसिस विलमॉट जो है ना, ये फ्लेयोर का एक अमेरिकी रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, जो इंग्लैंड आता है और वो फ्लेयोर की सुंदरता, उसके आकर्षण पर मोहित हो जाता है। लेकिन फ्लेयोर पहले से शादीशुदा है माइकल मॉन्ड से, और वह उसे केवल एक दोस्त के रूप में देखती है, ठीक है। द चेरल फैमिली रिप्रेजेंट विच सोशल क्लास? जो चेरल फैमिली है ना, ये किस सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करती है? तो द लैंडेड जेंट्री। लैंडेड जेंट्री का मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग से, यानी कि अपर मिडिल क्लास से, उच्च वर्ग से। ये लोग अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए प्रॉपर्टी, सामाजिक सिचुएशन, उनकी ज़मीन जायदाद पर पूरी तरह से बेस्ड है। इनके लिए यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, वेयर डज सोम्स टेक फ्लेयोर ऑन हॉलीडे इन टू लेट? तो टू लेट ये नॉवल है ना, फोरसाइट सागा का नॉवल है। तो टू लेट नॉवल में सोम्स फ्लेयोर्स को छुट्टी पर कहाँ ले जाता है? तो मैपल डरहम में ले जाता है, ये ध्यान रखना है। कहाँ पे ले जाता है? मैपल डरहम। मैपल डरहम जो है ना, ये बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। सोम्स अपनी बेटी फ्लेयोर को यहाँ ले जाता है ताकि वो जॉन फोर्साइट है ना, उसको भूल सके, जिससे वो प्यार करती थी। सोम्स चाहता है कि फ्लेयोर इस रिश्ते को ख़त्म कर दे, क्योंकि दोनों परिवारों में पुरानी दुश्मनी है। तो ये जॉन फोर्साइट से प्यार करती है ना फ्लेयोर, अब दुश्मनी के कारण इनकी शादी नहीं हो पाती है, तो इसकी शादी माइकल मॉन्ड से हो जाती है। व्हाट डज द कंट्री हाउस सैटिराइज? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कंट्री हाउस जो नॉवल है ये किस चीज़ पर व्यंग करता है, मतलब किस पर है ये इसकी कहानी किस पर बेस्ड है। तो ये नॉवल ना जो इंग्लिश अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो बहुत ही पाखंडी होते थे, उनके खोखले और नैतिक मूल्यों, सामाजिक दिखाव पर एक यंग है। तो गर्ल्स वाली दिखाते हैं कैसे ये लोग ना बाहर से सम्मानित दिखते लेकिन अंदर से नैतिक रूप से बहुत कमज़ोर है। ये लोग सिर्फ बाहर से ही अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत नैतिक हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत कमज़ोर हैं। इसी पे इन्होंने दिखाया है। विच फोरसाइट पैट्रियार्क सेज नोबडी एवर टेल्स मी एनीथिंग? तो कौन सा फोरसाइट पैट्रियार्क कहता है कि मुझे कभी कुछ नहीं बताता? तो नोबडी नेवर टेल्स मी एनीथिंग। तो कौन कहता है? ये निकोलस फोरसाइट कहता है। ये पैट्रियार्क है। पैट्रियार्क मतलब कुल पिता। निकोलस फोरसाइट जो है ना ये परिवार का सबसे पुराने मेंबर में से एक हैं। ये हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि परिवार के लोग उसे इम्पॉर्टेंट मामलों से दूर रखते हैं, जबकि वो सब कुछ जानना चाहता है। ठीक है, ये उनकी जिज्ञासा और थोड़ी दखल देने वाली नेचर को दिखाता है। व्हाट लीगल रिफॉर्म डिड जस्टिस इन्फ्लुएंस? तो जस्टिस प्ले में किस कानूनी सुधार को प्रभावित किया है? तो रिफॉर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जस्टिस प्ले में यही दिखाया गया, इसी में सुधार किया गया है कि अगर भाई किसी कैदी को आप कर रहे हो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दो। इस प्ले में साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे जो यंग क्लर्क को जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की क्रूर सज़ा मिली है जो उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। अगर किसी को इसमें सुधार लेके आओ, और इस प्ले की वजह से सुधार भी हुआ था। ये प्ले इतना ज़्यादा इफेक्टिव था ना कि इसने तुरंत जो वहाँ का होम सेक्रेटरी था विंस्टन चर्चिल का ध्यान आकर्षित किया और वो जेल प्रणाली में इस सज़ा को लेकर सुधार भी कर दिया था। इन फ्लावरिंग वाइल्डरनेस वाइज डिन्नी इज लवर ऑस्ट्रासाइज्ड। तो फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में डिन्नी के प्रेमी का जो समाज बहिष्कार क्यों करता है? तो डिन्नी का प्रेमी कौन रहता है? विल्फ्रेड डेजर्ट।
ठीक है। विल्फ्रेड डिजर्ट जो कि एक कवि है, जब उसे बंदी बना लिया जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लेता है। जब वो इंग्लैंड लौटता है तो अंग्रेजी समाज उसे बहुत ही कायर और देशद्रोह मानते हैं और उसका बहिष्कार कर देते हैं क्योंकि वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द हिलरे डेनिसन प्रोफेशन इन फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी नॉवल में जो हिलरे डेनिसन है इसका प्रोफेशन क्या है। ये एक अपर मिडिल क्लास परिवार है, इसका प्रोफेशन क्या है। तो हिलरे डेनिसन बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही विचारशील राइटर है जो सामाजिक मुद्दे क्लास के बीच की खाई पर लिखता है। ठीक है, तो राइटर एंड इंटेलेक्चुअल। हाउ डज सोम्स फोर्साइट डाई इन स्वान स्वांग। तो स्वान स्वांग जो नॉवल है ना, मॉडर्न कॉमेडी का लास्ट नॉवल, इसमें फोर्साइट की डेथ होती है, लेकिन कैसे होती है, सोम्स फोर्साइट की कैसे होती है। तो अपनी बेटी फिल्योर को पेंटिंग को बचाते हुए, मतलब अपनी बेटी फिल्योर की पेंटिंग को बचाते हुए धुएं में दम घुटने से इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मतलब क्या होता है कि सोम्स की जो आर्ट गैलरी में आग लग जाती है और वो अपनी बेटी फिल्योर की जो बहुत ही एक्सपेंसिव पेंटिंग को बचाने के लिए जलती हुई बिल्डिंग में वापस जाता है और वह पेंटिंग्स बचा लेता है, लेकिन धुएं में दम घुटने के कारण इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, द प्ले एस्केप फॉलोज व्हाट काइंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट। तो एस्केप जो है ना, ये प्ले किस तरह के प्रोटैगनिस्ट का फॉलो करता है। आई एस्केप्ड कन्विक्ट मैट डिनेंट। तो ये ध्यान रखना है, एक भागे हुए कैदी मैट डिनेंट का, मतलब इसमें जो कहानी है ना वो एक कन्विक्ट की है, एक मैक डिनेंट नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो जेल से भाग जाता है। और ये प्ले ना अलग अलग सीन में दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग लोगों से वो मदद मांगता है, समाज का हर वर्ग, हर कानून, दया, मतलब दया के बीच कैसे संघर्ष करता है। एक कन्विक्ट है, कैसे अपराधी को लोग उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे नज़र से देखते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट हुई सैटन चीफ लेफ्टिनेंट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, बेल्ज़ेबब, है ना। मिल्टन्स टेरिटरीज ऑन डिवोर्स इज टाइटल द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। मिल्टन ने डिवोर्स पर लिखा था ना, टेरिटरीज लिखा है, ग्रंथ लिखा उन्होंने, उसका टाइटल क्या है, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ठीक है, तो मिल्टन ने ये जो टेरिटरीज अपनी पहली वाइफ मैरी पोवल इनको छोड़ के चली जाती है, इसके बाद ये लिखते हैं। इन कॉमर्स व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अटेंडेंट स्पिरिट। तो थायरिसिस, ये याद रखना है, कॉमर्स में उस अटेंडेंट स्पिरिट का क्या नाम है, थायरिसिस। कॉमर्स एक मास्क है। नेक्स्ट पे आएंगे मिल्टन हिस्टोरिकल प्रोज वर्क, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। मिल्टन का हिस्टोरिकल प्रोज वर्क कौन सा था, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ये अनफिनिश्ड है, ये मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें मिल्टन ने पूरा इतिहास ही लिख दिया है जो प्राचीन कहानी से लेकर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक के समय को कवर करता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। इन सैमसन एगोनिस्ट हुई सैमसन फादर, तो मनोआ। नेक्स्ट पे आएंगे विच एंजल डज सैटर्न डिसीव इन पैराडाइज लॉस्ट, तो यूरियल। ये कितनी बार ही पढ़ाया है मैंने ना। तो पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न किसको धोखा देता है, यूरियल को देता है, ये भी हमने पढ़ा ही है, यूरियल को धोखा देता है। नेक्स्ट पे आएंगे मिल्टन का लैटिन डिफेंस ऑफ रेजिसाइड। मिल्टन का जो लैटिन डिफेंस ऑफ रेजिसाइड, यानी कि रेजिसाइड के डिफेंस में लिखा गया लैटिन वर्क कौन सा है, तो डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, यानी कि इसका मतलब अंग्रेजी लोगों के लिए एक रक्षा। ये जो वर्क था ना, ये मिल्टन किंग चार्ल्स फर्स्ट के सजा, मतलब जो डेथ हुई थी किंग चार्ल्स फर्स्ट की, मतलब डेथ दिए जाने, मतलब जो उनका सज़ा देने के लिए, पनिश करने के लिए, रेजिसाइड का बचाव करने के लिए लिखा था। उन्होंने तर्क दिया था कि जनता को एक अत्याचारी राजा को हटाने के लिए दंडित करने का पूरा पूरा अधिकार है। ये प्ले इन्होंने लिखा था रेजिसाइड डिफेंस करने के लिए, कि अगर मतलब यहाँ पे किंग चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बिहेडेड किया गया था, इस वजह से इन्होंने रेजिसाइड का डिफेंस करते हुए इस प्ले को लिखा। इसमें इन्होंने लिखा कि अगर कोई राजा अत्याचारी है, अगर जनता हटाना चाहती है तो जनता का पूरा पूरा हक है, उस राजा को हटा सकता है, उस राजा को सज़ा दे सकता है, मार सकता है। ये इन्होंने डिफेंस में लिखा था। हु इज़ द मदर ऑफ हार्ट ईजिंग मिर्थ इन एल एलिग्रो। तो यहाँ पे बताना है एल एलिग्रो पोयम में हार्ट ईजिंग मिर्थ की मदर कौन है। ठीक है, हृदय यानी कि जो दिल को खुश करने वाले आनंद, यानी कि हार्ट ईजिंग मिर्थ की माँ कौन है। तो पोयम में जो मिल्टन है ना, मर्थ मतलब खुशी होती है, आनंद होता है। इसकी ओरिजिन को ना दो पॉसिबल पौराणिक विवरण देते हैं। एक के अनुसार मतलब वो प्रेम और सौंदर्य की देवी विनस की बेटी है। किसकी, विनस की बेटी है। प्रेम, विनस के कौन है, ये लव और ब्यूटी की देवी है। दूसरे के अनुसार वो क्या है, पश्चिम हवा, जे फायर, और भोर की देवी ऑरोरा की बेटी है। ये कौन, मर्थ। ठीक है, हु इज़ द ग्रीस्की किंग बॉर्न इन सिन एंड सैटर्न। तो सिन एंड सैटर्न में
एसिन और सैटर्न से जन्मा वो भयानक राजा कौन है? ग्रीस्किंग किंग मतलब क्या होता है? भयानक राजा। और ये भयानक राजा कैसे जन्मा है? ये भयानक राजा सैटर्न और सिन से जन्मा है, तो इसका नाम है डेथ। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, विच सोनेट कॉमेमोरेट्स मिल्टन सेकेंड वाइफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सोनेट है जो मिल्टन की दूसरी पत्नी की याद में उन्होंने लिखा है। तो ये आपने याद रखना है, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। ये इन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के लिए लिखा है। ठीक है, ये सोनेट है उनकी जो सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक की डेथ के बाद लिखा था, जिनकी शादी कुछ ही समय बाद डेथ हो गई थी। जब इन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ से शादी किया था तो कुछ ही समय बाद उनकी डेथ हो गई थी। और इस सोनेट में मिल्टन एक सपने के बारे में बताते हैं जिसमें वो अपनी स्वर्गीय पत्नी को देखते हैं, जिसे उन्होंने असल जीवन में कभी नहीं देखा था, क्योंकि तब तक ये अंधे हो चुके थे, इसलिए इन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ को कभी देखा नहीं। और इस पोयम में जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो इस पोयम में वो बताते हैं कि मैंने एक सपना देखा है, मैंने अपनी इस पत्नी को देखा है सपने में, क्योंकि वो इस शादी के समय पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, तो इस सपने में बताते हैं, मतलब इस पोयम में यही चीज़ बताते हैं ये कि मैंने एक सपना देखा है और अपनी मैंने स्वर्गीय पत्नी को देखा है। और रियल लाइफ में वो कभी देखे नहीं रहते हैं, क्योंकि तब तक वो अंधे हो गए होते हैं जब तक दूसरी शादी करते हैं। व्हाट वर्ड्स फॉर्म इज़ यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पे पूछेंगे पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्ड्स आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द टेम्पटेशन इन पैराडाइज रिगेन इको विच मिथ। तो पैराडाइज रिगेन में दिए गए जो टेम्पटेशन है वो किस पौराणिक कथा को रिप्रेजेंट करते हैं? टेम्पटेशन ऑफ हरक्यूलिस। मतलब जिस तरह पैराडाइज रिगेन में शैटन जो है वो जीसस क्राइस्ट के धन, शक्ति, ज्ञान का लालच देता है, उसी तरह यूनानी जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी एक हीरो है जिसका नाम है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस को भी दो रास्तों में से एक को चुनने के लिए कहा जाता है, एक आसान और एक सुख का रास्ता। नहीं, दो रास्ते होते हैं हरक्यूलिस के सामने, एक होता है आसान और सुख का रास्ता, दूसरा होता है कठिन और कर्तव्य का। ठीक है, उसी तरह तो पैराडाइज रिगेन की तरह, पैराडाइज रिगेन में भी तो जीसस क्राइस्ट के साथ होता है ये चीज़ें ना, उसी तरह यहाँ पे वही पूछ रहा है कि पैराडाइज रिगेन में दिए गए जो टेम्पटेशन है वो किस पौराणिक स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं? तो टेम्पटेशन ऑफ हरक्यूलिस भी ये एक ग्रीक पौराणिक कहानी का हीरो है हरक्यूलिस, इसके साथ भी सेम ऐसे ही होता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बिलोंग्स टू विच जॉनरा। तो ये क्या है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये मिल्टन का है, ये एक ओड है। क्या है? एक ओड है। इसको ना हिम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, हिम भी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब जब किसी पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो जब किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक वस्तु, स्पेसिफिक घटना के सम्मान में लिखा जाता है। और ये पोयम जो है ना ये जीसस क्राइस्ट के जन्म नेटिविटी के उत्सव की तारीफ में लिखा गया है, इसलिए ये एक ओड है। हु विजिट सैमसन इन प्रिजन टू जस्टिफाई हर बीट्रेयल। तो जेल में सैमसन को कौन मिलने आती है ताकि वो अपने विश्वासघात को सही ठहरा सके? तो सैमसन की सो कॉल्ड वाइफ डेलीला। डेलीला वही महिला है जिसने सैमसन को धोखा देकर उसके बल का जो रहस्य है वो दुश्मनों को बता दिया था जब सैमसन अंधा होकर कैदी बन जाता है। तो डेलीला उससे मिलने आती है और अपने किए को सही ठहराने की कोशिश करती ताकि सैमसन उसे दुत्कार सके, लेकिन सैमसन उसे क्या कर देता है? दुत्कार देता है, रिजेक्ट कर देता है। इन एरियोपेजिटिका किलिंग अ बुक इज कंपेयर टू व्हाट। तो एरियोपेजिटिका में मिल्टन क्या कहते हैं कि बुक की तुलना, अगर मतलब एक किताब को मारने की तुलना किससे करते हैं? मिल्टन कहते हैं अगर कोई एक बुक को डिस्ट्रॉय करता है तो इट मीन्स आप किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो? आप होमिसाइड कर रहे हो, यानी कि मनुष्य की हत्या कर रहे हो आप। एरियोपेजिटिका में मिल्टन ने ये बात कही है। इसमें वो तर्क देते हैं कि एक अच्छी किताब को नष्ट करना एक इंसान की विवेकपूर्ण आत्मा को मारने जैसा है, जो कि एक इंसान की हत्या से भी बुरा हो सकता है। विच डेमन डिजाइन पेंडेमोनियम तो मुल्सिबर वल्कन। तो ये ध्यान रखना है, जिसे वल्कन भी कहते हैं। तो किस डेमन ने पेंडेमोनियम को डिज़ाइन किया था? तो मुल्सिबर ने किया था। पेंडेमोनियम नर्क में शैटन और उसके साथी जो डेमन है, ठीक है, डेमन की राजधानी और सभा भवन है जहाँ ये लोग बैठ के मीटिंग वगैरह करते हैं। और इसका जो निर्माण है वो मुल्सिबर नाम का एक फॉलन एंजल्स करता है जो हेवन में एक ग्रेट आर्किटेक्ट रहता है। तो रोमन पौराणिक कथाओं में इसे वल्कन कहा जाता है। मुल्सिबर को ना रोमन जो पौराणिक कथाएं होती हैं इसमें मुल्सिबर को वल्कन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। मिल्टन की अनफिनिश्ड थियोलॉजिकल ट्रेटिस तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। तो ये मिल्टन की क्या है?
एक थियोलॉजिकल ट्रेटीज है, ये मिल्टन द्वारा लैटिन में लिखा गया है। ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर एक एक्सटेंडेड ग्रंथ है। ये उनके लाइफ टाइम में कभी पब्लिश नहीं हुआ और अधूरा रह गया था, और इसमें कई ऐसे थॉट है जो उस समय के चर्च के पारंपरिक विचारों से अलग थे। तो ये मिल्टन का अनफिनिश्ड थियोलॉजिकल ट्रेटीज था जो कभी पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, अधूरा रह गया है। इन इल पिंसेरिसो हु लीड द पेंसिव मैन टू हिज टॉवर, तो इल पिंसेरिसो में पेंसिव मैन को उसके टॉवर तक कौन ले जाता है, तो मेलनकली ले जाती है, ठीक है। इल पिंसेरिसो का मतलब क्या होता है, थॉटफुल पर्सन, ठीक है। और इस पोएम में मेलनकली के रूप में दिखाया गया है। मेलनकली कैसी है, बहुत ही गहरी शांत सोच वाली, चिंतनशील है। उसको एक देवी के रूप में पोर्ट्रे किया गया है जो पोएट को क्या करती है, एक सॉलिटरी अध्ययन और चिंतन के लिए उसकी मीनार तक ले जाती है। पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड ऑन विच बाइबिलिकल बुक, द जेनेसिस, ये याद रखना है। पैराडाइज लॉस्ट की जो मुख्य कहानी है वो बाइबल की पहली बुक है ना, जेनेसिस से ली गई है, ठीक है। बाइबल की जो पहली बुक है जेनेसिस, वहाँ से पैराडाइज लॉस्ट की कहानी ली गई है। इसमें द फॉल ऑफ मैन की कहानी है, यानी कि एडम और ईव ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ठीक है। इन व्हाट लैंग्वेज वर मिल्टन अर्लीस्ट सोनेट रिटन, तो इटालियन। जब मिल्टन यूथ डेज में थे तो मिल्टन इटालियन में लिखते थे। स्पेशली पेट्रार्क के सोनेट से काफ़ी प्रभावित थे और इसी प्रभाव के कारण उन्होंने अपने कुछ अर्ली सोनेट इंग्लिश के बजाय इटालियन लैंग्वेज में लिखा था। विच एंजल एक्सपेल्ड एडम एंड ईव फ्रॉम पैराडाइज, तो कौन सा एंजल है जिसने एडम और ईव को पैराडाइज से निकालने का, मतलब कौन सा एंजल है जिसने एडम और ईव को पैराडाइज से निकाला था। तो जब गॉड ने एडम और ईव को उनके पाप के लिए हेवन से निकालने का आदेश दिया था तो ये आर्क एंजल था जिसका नाम था माइकल, यही निकालता उन्हें बाहर। लेकिन बाहर निकालने से पहले वो भविष्य दिखाता है। एपिटैफियम डेमोनिस इज डेडिकेटेड टू चार्ल्स डियोडटी, ये एक एलेजी है लेकिन लैटिन में लिखी गई है, लैटिन एलेजी है, ठीक है। तो एपिटैफियम डेमोनिस भी एक एलेजी है जो लैटिन में लिखी गई थी और मिल्टन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त चार्ल्स डियोडटी की अनटाइमली डेथ पर लैटिन में लिखा था, ठीक है। व्हाट डिसेबिलिटी अफ्लिक्टेड मिल्टन इन लेटर लाइफ, तो ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट पे आएंगे व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट डिड ईव ईट इन पैराडाइज लॉस्ट, तो नॉट स्पेसिफाइड, सिंपली द फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट, यही तो लिखा था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, 44 ईयर्स ओल्ड में ये पूरी तरह से ब्लाइंडली हो गए थे, मतलब पूरी तरह से अंधे हो गए थे। और अंधे होने के बाद पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगोनिस्ट, ये अंधे होने के बाद ही उन्होंने अपनी बेटियों से बोलकर लिखवाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में जो ईव ने किस प्रकार का फल खाया था, कोई ऐसा नॉट स्पेसिफाइड तो नहीं किया गया, केवल फल कहा गया है ना, यही तो कहा गया है। मिल्टन ने अपनी पोएम में फल के प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया, उन्होंने इसे बस फॉरबिडन फ्रूट कह के एड्रेस किया है। इन सैमसन एगोनिस्ट फॉलोज द यूनिटीज़ ऑफ वॉट, तो सैमसन एगोनिस्ट कौन सी यूनिटीज़ को, कौन सी क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस को फॉलो करता है, यानी कि टाइम एंड एक्शन को। ये अरिस्टोटल द्वारा दिया गया है क्लासिकल, यानी कि प्ले के, अगर आप प्ले लिख रहे हो, क्लासिकल प्ले लिख रहे हो तो उसमें ये रूल को फॉलो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि प्ले में एक ही मुख्य प्लॉट होना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन ये दिखाता है अगर जो भी राइटर क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने प्ले में एक्शन, टाइम, प्लेस को निर्धारित करेगा, यानी कि उसकी प्ले में ना सिर्फ एक ही मुख्य प्लॉट होगा, मेन प्लॉट होगा। अगर टाइम को लिख रहा है तो यानी कि पूरी जो स्टोरी है वो 24 घंटे के अंदर ही होनी चाहिए। अगर प्लेस है तो यानी कि प्ले जो है ना वो एक ही जगह पर होगा, ये था। Which long philosophical poem was planned as the Recluse but published as the Excursion, तो कितनी बार ही मैंने ये बताया है Recluse, ठीक है। यहाँ पे वो कौन सा मतलब लंबी फिलोसफिक पोएम है, रिक्ल्यूज के रूप में थी जो एक्सकर्जन के रूप में पब्लिश हुई, तो रिक्ल्यूज था, रिक्ल्यूज इनको लिखना था विलियम वर्ड्सवर्थ को, बट ये कभी रिक्ल्यूज लिख नहीं पाए, ये इनफिनिश्ड रह गई। इसका 2 ही बुक आया था, एक्सकर्जन आया, ये इसकी सेकेंड बुक थी जो कब आया था 1814 में। इसकी फर्स्ट बुक कब आई थी 1888 में, द होम एट ग्रासमेयर, ये इसकी फर्स्ट बुक थी रिक्ल्यूज की, द होम एट ग्रासमेयर, ये इसकी फर्स्ट बुक थी, ये सेकेंड बुक थी रिक्ल्यूज की, और थर्ड कभी पब्लिश ही नहीं हुई। और द प्रील्यूड को एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में इसको लिखना था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रील्यूड को अलग से उसको पब्लिश करा गया इंडिविजुअल। इन द सॉलिटरी रीपर द गर्ल्स सॉन्ग इज कंपेयर्ड बर्ड्स इन अरेबिया एंड वेयर एल्स,
तो सॉलिटरी रीपर में लड़की का जो गीत है, लड़की का जो सॉन्ग है, उसकी कंपैरिजन अरब के बर्ड्स और दूसरी की जगह से की गई है। तो पोएट इसमें कहते हैं, सॉलिटरी रीपर में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उस स्कॉटिश लड़की का जो गीत है वो इतना मेलोडी है, इतना मधुर है कि अरब में गाने वाली जो नाइटिंगल है और स्कॉटलैंड के सुदूर हेब्रिडीज आइलैंड पर गाने वाली जो कुक्कू बर्ड, उसका भी गीत उसके सामने फीका है। तो फारदेस्ट हेब्रिडीज, कुक्कू बर्ड, ठीक है, दो ही बर्ड से तो कंपैरिजन करते हैं, एक नाइटिंगल, एक कुक्कू बर्ड। इन द एक्सकर्जन हुज ट्रेजिक स्टोरी इज टोल्ड बाय द वंडरर, तो मार्गरेट, ये याद रखना है। एक्सकर्जन में जो वॉन्डरर है, वॉन्डरर द्वारा किसकी ट्रेजिक कहानी सुनाई जाती है, तो मार्गरेट की। यानी कि इस पोएम का एक कैरेक्टर है दी वॉन्डरर, वो मार्गरेट नाम की एक महिला की एक बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाता है, जो अपने पति द्वारा छोड़ी गई है। उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है, गरीबी और अकेलेपन में धीरे धीरे निराशा में डूब जाती है। तो ये जो वॉन्डरर है ना, इसी की कहानी बताता है, मार्गरेट की। हु कॉन्कर्ड वेनिश लेमेंटेड वर्ड्सवर्थ सोनेट, तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेनिस को किसने जीता था, जिसके लिए वर्ड्सवर्थ के सोनेट में विलाप किया गया है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वर्ड्सवर्थ ने ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ द वेनेशियन रिपब्लिक, ये वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट था। ठीक है, कितनी बार ये पढ़ाया है, ऑन द एक्सटिंक्शन, ठीक है, ऑफ द वेनेशियन रिपब्लिक, ये वर्ड्सवर्थ की सोनेट है। ठीक है, इस सोनेट में वेनिस गणराज्य के अंत तक शोक किया गया है, जिसे 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने विजय के बाद समाप्त कर दिया था। विच पोएम टेल्स ऑफ एन ओल्ड हंट्समैन क्रूअली ट्रीटेड बाय हिज मास्टर, तो कौन सी पोएम है जो एक बूढ़े शिकारी की कहानी बताती है, जिसके साथ उसका मालिक बहुत ही क्रूर व्यवहार करता है, तो हार्ट लीप वेल, ये पोएम है हार्ट लीप वेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, व्हाट वाज द वर्ड्सवर्थ कॉटेज इन ग्रासमेयर कॉल्ड, तो ग्रासमेयर में वर्ड्सवर्थ की कॉटेज का क्या नाम है, डब कॉटेज है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरथी वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत लेक डिस्ट्रिक्ट इलाके के ग्रासमेयर गांव में एक छोटी सी कॉटेज में रहते थे। यहीं पर उन्होंने अपने बहुत सारी फेमस पोइट्रीज भी लिखी। इन टू अ बटरफ्लाई होम डज वर्ड्सवर्थ स्पीक, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन टू अ बटरफ्लाई पोयम में वर्ड्सवर्थ किससे बात कर रहे हैं, तो हिज सिस्टर ड्रोथी, अपनी बहन ड्रोथी से। ठीक है, इस पोयम में बचपन की मीठी यादों के बारे में पोएट एक तितली को देखकर अपनी बहन ड्रोथी के साथ बिताए गए वो प्लेजेंट डेज को याद करते हैं, जब वो दोनों साथ में खेलते थे। इस पोयम में सीधे अपनी बहन को एड्रेस करते हैं ये पोयम, टू अ बटरफ्लाई। नेक्स्ट पे आएंगे, इन द प्रील्यूड विच माउंटेन डज वर्ड्सवर्थ क्रॉस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रील्यूड में वर्ड्सवर्थ कौन से माउंटेन को पार करते हैं, तो द आल्प्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रील्यूड में वो आल्प्स नाम के माउंटेन को पार करते हैं। जब उन्होंने फ्रांस और आल्प्स के विशाल पहाड़ों को पार किया था, ये उनके लिए गहरा आध्यात्मिक और प्रेरणादायक अनुभव था। व्हाट थॉट एंड स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये जो पोयम है ये किस थॉट पर एंड होती है, तो इफ़ लूसी शुड बी डेड, इसी पर ख़त्म होती है ये पोयम कि अगर लूसी मर गई हो तो। ये पोयम वर्ड्सवर्थ की फेमस लूसी पोयम में से एक है। इसमें पोएट अपनी बिलबेड लूसी की कॉटेज की ओर घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं, और जैसे ही वो चांद को लूसी की कुटिया के पीछे डूबते हुए देखते हैं तो उनके मन में अचानक एक अजीब और भयानक डर बैठ जाता है कि कहीं लूसी मर तो नहीं गई, और ये पोयम इसी के साथ समाप्त होता है, एक आकस्मिक डर के साथ। वर्ड्सवर्थ का ओनली प्ले क्या है, दी बॉर्डर्स, तो ये ध्यान रखना है, दी बॉर्डर्स ये मात्र इनका एक ही प्ले है जो कि ट्रेजेडी है। ठीक है, जो कि ट्रेजेडी है, ये ध्यान रखना है। विच पोयम फीचर द लाइन वी आर 7, ठीक है, यहाँ पे बताना है कि इस पोयम में वी आर 7 लाइन आती है, तो वी आर 7 ये पोयम का नाम ही है, वी आर 7। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर डिफेंड्स व्हाट सोशल कस्टम, पूछा जा रहा है द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर में किस सामाजिक प्रथा का बचाव करते हैं ये, तो गिविंग आर्म्स टू बेगर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। इस पोएम में एक बूढ़े भिखारी के बारे में वर्dsworth बताते हैं जो गांव में घूमता है। तो वर्dsworth तर्क देते हैं कि ऐसे लोगों को दान या भिक्षा देना न केवल भिखारी के लिए बल्कि देने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन्हें करुणा, दया और मानवता सिखाते हैं। सीरीज ऑफ सोनेट अबाउट एन इंग्लिश रिवर। पूछा यहाँ पे जा रहा है कि एक इंग्लिश रिवर के बारे में सोनेट्स की सीरीज कौन सी है, द रिवर डडन सोनेट्स, जिसमें इन्होंने इंग्लिश रिवर के बारे में बताया है। ठीक है। हु इज़ द फैंटम ऑफ डिलाइट। तो फैंटम ऑफ डिलाइट कौन है? मैरी हचिंसन इनकी वाइफ है। तो एक फ्रेज है इनका, सी वाज अ, इनकी पोयम भी है, सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ये फ्रेज कहाँ पे आता है, फैंटम ऑफ डिलाइट? ये इनकी पोयम में आता है, सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। और ये जो पोयम है इसमें इन्होंने अपनी पत्नी मैरी हचिंसन के लिए ये पोयम लिखा है, सी वॉज, ठीक है, सी वॉज अ फैंटम, ओके, फैंटम ऑफ डिलाइट, डिलाइट। और ये जो पोयम है ये अपनी पत्नी मैरी हचिंसन के लिए, मतलब अपनी पत्नी के लिए उन्होंने लिखा है। ठीक है। और इसमें ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को एक परी जैसी काल्पनिक इमेज के रूप में देखा था, लेकिन बाद में उन्हें एक रियली स्नेही देखभाल करने वाली महिला के रूप में जाना। गिल्ट एंड सॉरो बिलोंग्स टू विच जॉनरा। गिल्ट एंड सॉरो ये किस जॉनरा से बिलोंग करता है? ये वर्ड्सवर्थ के ना सेकेंड जनरेशन, आई थिंक ये सेकेंड जनरेशन, जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन में से जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए उसके बाद ये वर्क आया है। तो गिल्ट एंड सॉरो ये किस जॉनरा है? तो सोशल प्रोटेस्ट पोइट्री है। ठीक है। ये जो पोयम है ये उन लोगों की कहानियों को बताती है जो गरीबी, युद्ध और अन्यायपूर्ण कानून से पीड़ित है। ठीक है। ऑन हिज एस्से वर्ड्सवर्थ कंट्रास्ट द पब्लिक विद व्हाट। तो अपने एक एस्से में वर्ड्सवर्थ द पब्लिक की तुलना किससे करते हैं? तो पीपल से करते हैं। वर्ड्सवर्थ द पब्लिक को एक चंचल, फैशन के पीछे भागने वाली भीड़ मानते हैं जो केवल नई और सनसनीखेज चीज़ चाहती है। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑन द प्रिल्यूड व्हाट चाइल्डहुड एक्ट टेरिफाइज द बॉय। तो प्रिल्यूड में बचपन का वो कौन सा काम है जो लड़के को भयभीत कर देता है प्रिल्यूड में? तो स्टीलिंग अ बोट एंड सीइंग अ माउंटेन राइज बिफोर हिम, यानी कि वर्ड्सवर्थ अपने बारे में बताते हैं। ये बहुत ही फेमस घटना है प्रिल्यूड में। ये बताते हैं कि बचपन में क्या होता है, एक रात वर्ड्सवर्थ एक छोटी सी नाव चुरा लेते हैं और जैसे ही वो नाव चुरा कर लेकर जाते हैं तो वैसे ही एक विशाल काली चोटी वाला पहाड़ उनके सामने ऐसा आता है, ऐसा अपीयर होता है मानो वो उनका पीछा कर रहा हो। तो नेचर का ये शक्तिशाली और डरावना अनुभव उन पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनको लगता था कि नेचर देख रही है मुझे, मैं चोरी करके लेके जा रहा हूँ, नेचर मुझे देख रहा, मुझे डरा रहा है कि तुम चोरी करके लेके जा रहे हो। व्हाट हिस्ट्री इज ट्रेस्ड इन एक्लीजियास्टिकल सोनेट चर्च ऑफ इंग्लैंड, है ना। ये जो सोनेट है ना, ये सोनेट की एक लंबी सीरीज है जो ब्रिटेन में क्रिश्चियन रिलीजन के इतिहास को दिखाती है। इसके शुरुआती दिनों से लेकर इंग्लैंड के चर्च के गठन और विकास सब कुछ दिखाता है ये सीरीज एक्लीजियास्टिकल सोनेट में। हु रिफॉर्म्स आफ्टर एनकाउंटरिंग अ डंकी इन पीटरबेल। तो यहाँ पे बताना है कि पीटरबेल में एक डंकी से मिलने के बाद कौन सा रिफॉर्म आता है? तो पीटरबेल आता है। ठीक है। कौन सा रिफॉर्म हो जाता है? पीटरबेल एक बहुत ही कठोर दिल वाला, बहुत ही क्रूर आदमी है जिसे नेचर से कोई लगाव नहीं है। और एक रात उसे एक डंकी मिलता है जो एक नदी के किनारे अपने डेड मालिक के पास दुख में खड़ा है। तो गधे की वफादारी और कुछ अन्य चमत्कारी घटनाएं पीटर के कठोर दिल को पिघला देती है। ठीक है। ये उसका नैतिक सुधार होता है वहीं से। टू हुम इज़ टू टोसेंट ला वर्चू एल ओवरचर सॉरी एड्रेस्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो टू टेसेंट एल ओवरचर है, ये जो पोयम है ये किसे एड्रेस है? ये भी वर्ड्सवर्थ की ही पोयम है, टू टूसेंट एल ओवरचू। ये जो पोयम है ये किसे एड्रेस है? तो टूसेंट एल ओवरचू जो है ना, ये हाइथियन क्रांति हुआ था, हाइथियन, ठीक है, ये याद रखना है, हाइथियन रेवोल्यूशन। ठीक है। एक हाइथियन रेवोल्यूशन के नेता थे जो दासों का एक सफल विद्रोह था। ठीक है। उन्हें फ्रांसीसियों ने पकड़ लिया था, हाइथियन को, और वे जेल में ही मर गए थे। तो वर्ड्सवर्थ ने उनकी लिबर्टी के इस हीरो के सम्मान में एक सोनेट लिखा था, उन्हीं के लिए, टू टूसेंट एल ओवरचू। तो इन्हीं को ही क्या है, एड्रेस है। द इम्प्रिजन हाइथियन रेवोल्यूशनरी लीडर। ठीक है। विच पोयम मॉन्स अ ट्री डिस्ट्रक्शन। तो कौन सा पोयम है जो एक ट्री के, मतलब एक पेड़ के विनाश पर शोक मनाती है? कौन सी पोयम है? द कंप्लेंट ऑफ फॉरसेकन इंडियन वुमेन। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे ट्री नहीं होना चाहिए, तब महिला का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में वो है, क्योंकि यहाँ पे एक महिला का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, पेड़ का नहीं। कंप्लेंट ऑफ फॉरसेकन इंडियन वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन में ट्री पूछा है और आंसर दे रहा है वीमेन के बारे में, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको मैं बाद में सही करके बता दूंगी, ठीक है। इन विच बुक ऑफ द प्रिल्यूड डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब लंदन? तो वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड की किस बुक में वर्ड्सवर्थ लंदन के बारे में बताते हैं? तो याद रखना है बुक 7। बुक 7 में ये लंदन के बारे में बताते हैं, ठीक है। मतलब ये बुक 7 में पूरी तरह से लंदन में रहने के वर्ड्सवर्थ के जो अनुभव है उसको बताते हैं। वह शहर की भारी भीड़, शोर, अराजकता के बारे में बताते हैं, और इसकी तुलना वो नेचर के शांति से भी करते हैं। पोयम ऑन द डेथ ऑफ पोएट जेम्स हॉग, यहाँ पे जो पोएट है जेम्स हॉग की डेथ पर लिखी गई पोयम कौन सी है जो जेम्स हॉग की डेथ पर लिखी गई है? तो एक्सटेम्पोर एफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग, ये ध्यान रखना है। ये जेम्स हॉग कौन थे? एक स्कॉटिश पोएट थे। ये कौन थे? एक स्कॉटिश पोएट थे और वर्ड्सवर्थ के दोस्त थे। जब वर्ड्सवर्थ ने हॉग की डेथ की खबर सुनी तो उन्होंने ये पोयम लिखी। इसमें वो न केवल हॉग के लिए बल्कि अपनी पीढ़ी के और भी जितने भी लिटरेचर थे, मतलब जितने भी राइटर थे, जैसे कि वॉल्टर स्कॉट हो गए, कॉलरिज हो गए, उनके लिए भी शोक व्यक्त किया है। तो एक्सटेम्पोर फ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। दी वॉन्डरर दी एक्सकर्जन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच अर्लियर वर्क? तो एक्सकर्जन में जो दी वॉन्डरर है, ये जो कैरेक्टर है ना, ये किस पुराने वर्क से आया है? एक्सकर्जन में दी वॉन्डरर है, ये जो कैरेक्टर है ये किस अर्लियर वर्क से आया है? तो रूइंड कॉटेज से आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो वर्ड्सवर्थ की द रूइंड कॉटेज है ना, ये एक शुरुआती पोयम थी। पहले ये इंडिविजुअल ही पोयम आई है, बाद में ये एक्सकर्जन में शामिल की गई। तो इसमें एक फेरी वाला है जिसका नाम है पेडलर, नहीं, जिसमें एक पेडलर है, पेडलर मतलब फेरी वाला, ठीक है, जिसमें एक पेडलर है फेरी वाला, मार्गरेट नाम की एक दुखी महिला की कहानी सुनाता है, ठीक है। बाद में वर्ड्सवर्थ ने इसी कहानी को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और अपने बड़े से पोइटिकल वर्क एक्सकर्जन में शामिल कर दिया। यही जो फेरी वाला है, यही फेरी वाला आगे चलकर दी वॉन्डरर बन गया, ठीक है। यही जो फेरी वाला है आगे चलकर क्या बन गया? दी वॉन्डरर बन गया, यानी कि एक्सकर्जन में यही कैरेक्टर दी वॉन्डरर बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। रूइंड कॉटेज है ना, पहले ये इंडिविजुअल आई थी, बाद में एक्सकर्जन में शामिल कर दी गई थी। विच सोनेट क्रिटिसाइज द रेलवे इंट्रूजन इनटू द लेक्स? तो कौन सा सोनेट है जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रेलवे के इंट्रूजन की आलोचना करता है? तो ऑन द प्रोजेक्टेड कैंडल एंड विंडरमेयर रेलवे। तो ये वर्ड्सवर्थ की लेक डिस्ट्रिक्ट की एक नेचुरल ब्यूटी से बहुत प्यार करते थे। मतलब वर्ड्सवर्थ क्या करते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट का जो नेचुरल ब्यूटी था ना, उससे बहुत प्यार करते थे। जब वो उस फील्ड के एक रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई गई तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने ये सोनेट, मतलब ये जो सोनेट उन्होंने लिखा, इसमें इन्होंने ये तर्क देते हुए लिखा कि रेलवे केवल पर्यटन और व्यापार के लिए इस शांत और पवित्र लैंडस्केप को नष्ट कर देगा। मतलब नेचर से उनको काफ़ी लगाव था, तो उनको लगता था अगर यहाँ पे रेलवे बन जाएगा तो ये जो शांत लैंडस्केप वगैरह है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पोयम में उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये थे 810, हमने फैक्ट को कवर कर लिया है। अब तक 1 से लेके 810 फैक्ट हो चुके हैं और ये टोटल 2000 सीरीज है। 2000 सीरीज का फैक्ट है जो आपके TGT के लिए इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, जिसमें से 810 हो चुके हैं। आई थिंक ये 7वीं 8वीं होगी क्लास। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। फीडबैक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बना के रखिएगा ताकि मेरी वीडियो आती रहे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। बाय बाय।